नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और मॉडर्न इंडिया की शुरुआत किस पॉइंट से करी जाए, इसको लेकर मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूं आपके लिए। आने वाले एग्ज़ाम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इसलिए हमें काफ़ी तेज़ी से रिवीजन करना होगा। जो लोग नए स्टूडेंट्स हैं, जो पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, मेडिवल या एंशिएंट ज्योग्राफी, बाकी सब चीज़ें, उनको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि समय काफ़ी कम है। लेकिन फिर भी वे लोग जो रिवीजन करने की स्थिति में हैं, उनको भी काफ़ी तेज़ी से सिलेबस को कवर करना होगा। ठीक, तो मॉडर्न इंडिया से काफ़ी क्वेश्चन आते रहे हैं, आपको पता ही है। तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक भारत की शुरुआत किताबों में जो दी गई है वो है 1707 के बाद से दी गई है। तो इसको मोटे तौर पे हम दो पार्ट में बांट लेते हैं। एक तो है 1707 से लेकर 1857 का पीरियड, जो कि 150 साल का है, और दूसरा 1857 से लेकर 1947, जो कि 90 साल का है। ठीक, यानी कि हमें 240 साल की हिस्ट्री पढ़नी है। दूसरी बात, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ राजाओं द्वारा किए गए युद्ध नहीं होता। फिर से मुझे कहने दीजिए, हिस्ट्री का मतलब सिर्फ और सिर्फ राजाओं द्वारा किया गया युद्ध या साम्राज्य विस्तार से नहीं है। हिस्ट्री और भी कई सारे आयाम को अपने साथ लेकर चलती है, जिसमें सामाजिक इतिहास और आर्थिक इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और अधिकतर क्वेश्चन वहीं से आते हैं। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आधुनिक भारत के जो इम्पोर्टेंट किरदार हैं, तो मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता हूँ, मैं बात करता हूँ साम्राज्यों की। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मॉडर्न इंडिया का ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश, जो कि एक यूरोपियन कंट्री था, ट्रेडर्स के रूप में भारत आया था। साथ ही साथ उससे पहले भी कई सारे यूरोपियन कंपनीज इंडिया में आकर इस्टेब्लिश हो चुके थे और अपना व्यापार कर रहे थे। तो शुरुआत में ये व्यापारी थे, और किस तरीके से भारत की राजनीति में इनका प्रवेश होता है, ये काफ़ी दिलचस्प है जानना। इसी के साथ साथ मुगल्स, जो कि अपने वैभवशाली साम्राज्य के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता था, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब, इसका तेजी से पतन आरंभ शुरू हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमें ये भी देखना होगा कि किस तरीके से मुगलों का तेजी से पतन होता है, और उसी दौरान ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार होता है। ये 150 सालों में दोनों चीज़ें हो जाती हैं। एक इस्टेब्लिश्ड साम्राज्य का पतन होते हुए हम देखेंगे, और एक दूसरे साम्राज्य का उदय होते हुए देखेंगे। ठीक, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। दूसरे कैरेक्टर्स के नाम सुन लीजिए जो अन्य पात्र हैं। बंगाल, जो कभी मुगलों का प्रोविंस हुआ करता था, अब अपने आप को इंडिपेंडेंट कर चुका है औरंगजेब की मृत्यु के बाद। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुगल के पतन के कारण ये भी बनते हैं, जितने भी ये राज्य थे, मैसूर, पंजाब, अवध, हैदराबाद, राजपूताना स्टेट, और कई सारे छोटे मोटे और भी राज्य। ठीक है, तो इन सब ने अपने आप को समझा कि हम भी क्या है, एक साम्राज्य विस्तार की भूमिका निभा सकते हैं, या साम्राज्य विस्तार अगर नहीं भी करेंगे तो इंडिपेंडेंट रूप से लंबे समय तक शासन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ समय तक इन्होंने शासन किया भी, लेकिन ब्रिटिश के मंसूबे कुछ और थे। उन सब ने ब्रिटिश ने इन सब को एक एक करके युद्ध में हराया है, जिसकी शुरुआत इन्होंने करी है बंगाल से। तो ये जो हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है 1707, इस रेफरेंस पॉइंट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहीं से हम हिस्ट्री को आगे बढ़ाएंगे मुगल्स के पतन के साथ, और 1707 से लेकर 1857 तक हम देखते हैं जितने भी मुगल रूलर्स हैं, इनको हम पोस्ट मुगल रूलर्स या उत्तरवर्ती मुगल शासक कहते हैं। शुरुआत जिसकी होती है बहादुर शाह फर्स्ट से लेकर, और अंतिम शासक कौन है, बहादुर शाह जफर, अर्थात बहादुर शाह सेकंड। तो इन बिटवीन 1707 टू 1857 वी हैव वेरियस मुगल रूलर्स, और इन मुगल शासकों के समय में भी कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो रहे थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है, और वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे दस्तक किसने जारी किया, नादिर शाह के आक्रमण करते समय मुगल बादशाह कौन था, बक्सर का जब युद्ध हो रहा था तब मुगल बादशाह कौन था, इलाहाबाद की संधि किस मुगल बादशाह से अंग्रेजों के द्वारा की गई। इस तरह के तमाम क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, किस शासक ने या किस मुगल बादशाह ने राजा राम मोहन रॉय को इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन के लिए, अकबर द्वितीय ने।
तो यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन भी आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। तो आप अगर शुरुआत करते हैं मॉडर्न इंडिया की तो 1707 से आगे बढ़िए, मुगल्स के साथ ही बढ़िए, थोड़ा आसान रहेगा जानने के लिए। इसी के साथ साथ मुगल जो कि एक साम्राज्य जिसका काफ़ी बड़ा है, और औरंगजेब की जब मृत्यु हो ही जाती है तो औरंगजेब जैसा शासक चाहिए उतने बड़े भारी साम्राज्य को संभालने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। औरंगजेब जैसा एम्बिशियस रूलर, एक योग्य रूलर मुगल्स के पास अब नहीं बचा है। तो मुगल साम्राज्य अपने ही वजन तले दब जाता है, किसके अभाव में? एम्बिशियस रूलर्स के अभाव में। कोई भी योग्य शासक अब नहीं बचा। मोहम्मद शाह रंगीला का तो नाच गाने से ही फुर्सत नहीं मिलती है, वो खुद ही लगा बैठा है हारमोनियम लेके दरबार में। तो हम कह सकते हैं कि ये सारी जो गतिविधियां थी इससे मुगल साम्राज्य को काफ़ी नुकसान पहुंचा, काफ़ी क्षति पहुंची। और 1739 में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया तो मुगलों की जो मिलिट्री जो माइटनेस थी इसकी कमजोरी को भी दर्शा दिया है, जिसका लाभ कौन उठाना चाहते हैं? मराठा। और मराठा अपना साम्राज्य विस्तार करना चाहते हैं। वो भी एक एम्बिशियस रूलर्स थे जिन्होंने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी। अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि अगर भारत में अंग्रेज लोग नहीं आते तो कौन सी भारतीय शक्ति का साम्राज्य सबसे बड़ा होता, तब आप कह सकते हैं मराठाओं का। ठीक है, तो चलिए मराठास की ही बात कर लेते हैं। मराठों ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, और इनके इतिहास की जानकारी के लिए हमको जाना पड़ेगा पीछे, 1627 में जाना पड़ेगा, क्योंकि 1627 में शिवाजी का जन्म होता है। 1656 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पहली बार मुगलों का आमना सामना शिवाजी से 1656 में हुआ था। शिवाजी ने कभी भी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करी, नेवर। 1780 में शिवाजी की मृत्यु हो जाती है, और जो शिवाजी के जो उत्तराधिकारी हैं, जो सक्सेसर्स हैं, उन्होंने भी मुगलों से लोहा लेना जारी रखा, और उसकी जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने भी मुगलों की अधीनता कभी भी स्वीकार नहीं करी। 1713 में छत्रपति, जो वहाँ के राजा को कहते हैं, उसका महत्व कम हो जाता है और पेशवाओं का काल शुरू होता है। तो यहाँ जो पेशवा के बारे में आप पढ़ेंगे इसको भी थोड़ा सा गंभीरता से पढ़ने की जरूरत है, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, एंड दिस विल टेक टाइम। ये टाइम टेकिंग चीज़ है, जो पहली बार पढ़ रहा है एक बार में समझ में नहीं आएगा, कई बार रिवीजन मांगती है सारी चीज़ें। लेकिन जिसको ये थीम क्लियर है उसके लिए भी रिवीजन उतना ही जरूरी है जो कि पहली बार पढ़ रहा है। यही खास बात है हिस्ट्री की। ठीक, तो देखेंगे कि मराठास पेशवाओं के साथ साथ अपने साम्राज्य विस्तार में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन 1761 में अहमद शाह अब्दाली के द्वारा तीसरे पानीपत के युद्ध में हारते हैं, और जो साम्राज्य विस्तार का जो इनका सपना था वो चकनाचूर हो जाता है। और इसके बाद रही सही कसर कौन पूरी करते हैं? अंग्रेज। तो 3 एंग्लो मराठा वॉर्स का उल्लेख है, जिसकी शुरुआत 1771 से होती है और कब तक चलता है? 1818 तक। 1818 में मराठा के सारे सरदार, सारे पेशवा सब हार जाते हैं और ये ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। लेकिन अगर हम ये पूछें कि ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार भारत के किस स्थान से होती है, तब आप कहेंगे बंगाल से। बंगाल जो कि एक धनी प्रांत था, मुर्शिद कुली खान ने 1721 में इसको अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर दी और स्वतंत्रता पूर्वक शासन करने लगा। ठीक है, हम देखते हैं कि जो दस्तक दिया गया है अंग्रेजों को व्यापार करने के लिए, उसका मिसयूज हो रहा है काफ़ी। जो बर्दाश्त नहीं कर पाया कौन? सिराजुद्दौला। प्लासी के युद्ध के बारे में आप सभी जानते हैं भली भांति। प्लासी के युद्ध में किस प्रकार से धोखे से सिराजुद्दौला को हराया गया, ये इस बारे में सबको पता है, हाई स्कूल से पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग। और कैसे फिर सिराजुद्दौला को हराने के बाद मीर जाफर को बैठाया जाता है लॉर्ड क्लाइव के द्वारा, फिर मीर कासिम को बैठाया जाता है। मीर कासिम भी एम्बिशियस रूलर है, वो नहीं दखलंदाजी बर्दाश्त कर पाता है अंग्रेजों की, और मुंगेर को अपनी राजधानी बनाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार रिपीट हो जाता है। बक्सर के युद्ध के बारे में आप जानते ही हैं। फिलहाल अंग्रेजों ने इनको हराया और बंगाल पर साम्राज्य विस्तार की शुरुआत हो जाती है। इसी प्रकार से हमें जानकारी मिल रही है किस चीज़ की? मैसूर की। तो मैसूर भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेट है जो कि एक विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर निर्मित हुआ था वेंकट सेकंड द्वितीय के समय में। 1612 से इसकी जानकारी मिलती है। कैसे 1761 में हैदर अली का उदय होता है और कैसे मैसूर स्टेट जो है वो हैदर अली के अंतर्गत शामिल हो जाता है। हमें 4 एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में जानकारी मिलती है, जिसकी शुरुआत 1767 से शुरू होती है और 1799 में जब टीपू सुल्तान यहाँ का शासक है तब तक चलती है। और चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान लड़ते हुए मारा गया और मैसूर राज्य को किस में शामिल कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में। और यहाँ पर सहायक संधि थोप दी गई है।
बड़े मजे की बात यह है यहाँ पर कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो विस्तार है वो सिर्फ युद्ध के जरिए नहीं हुआ है। देयर आर वेरियस थिंग्स, वन इज बाय द मीन्स ऑफ वॉर एंड बाय मेकिंग ट्रीटीज, अलायंसेस एंड डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लॉर्ड डलहौजी का है। उस तरीके से भी साम्राज्य विस्तार होता है भारत में, ब्रिटिश साम्राज्य का। ठीक, इसी प्रकार से पंजाब, अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पंजाब का गवर्नर कौन था 1726 के आसपास, जकारिया खान। तो जकारिया खान ने इन मुर्शिद कुली खान और बुरहान उल मुल्क की तरह अपनी स्वतंत्रता घोषित नहीं करी, ठीक, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ जो पंजाब के जो सिख लोग हैं उन्होंने अपने आप को स्ट्रेंथ करना शुरू किया और कई सारी मिसलें वहाँ पर बनती हैं। 12 मिसलों का उल्लेख है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आती है सुकर चकिया मिसल, जिसके इंपॉर्टेंट जो चीफ हैं उनका नाम है महासिंह। उनकी मृत्यु हो जाती है 1792 में और रणजीत सिंह बनते हैं राजा 1792 में। और कब तक शासन करते हैं? 1839 तक। अपनी मृत्यु तक यहाँ पर कोई भी साम्राज्य विस्तार नहीं हो पाता ब्रिटिश का। हाँ, 1809 को जो अमृतसर की संधि हुई थी उसके बारे में जरूर पढ़िएगा कि उसकी शर्तें क्या थी। रणजीत सिंह की मृत्यु हुई और पंजाब भी एक योग्य शासक के अभाव में देखते हैं फटाफट उसका पतन हो जाता है और अंग्रेज सारी गतिविधियां पर्दे के पीछे से देख रहे हैं। और यहाँ पर हमको 2 एंग्लो सिख वॉर का उल्लेख मिलता है, एक 1845 में और एक 1849 में। लॉर्ड डलहौजी के समय में पंजाब राज्य को किसमें शामिल कर लिया गया? ब्रिटिश साम्राज्य में। ठीक है, इसी प्रकार अवध भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य था, बिल्कुल हार्ट ऑफ द एम्पायर में था, मुगल एम्पायर के। यहाँ भी बुरहान मुल्क कहता है कि मैं भी आज़ाद हो जाता हूँ। इसने आज़ाद कर लिया अपने आप को, इसने भी अपने आप को नवाब कहा और बुरहान उल मुल्क ने शासन शुरू किया। और हम कह सकते हैं कि लखनऊ वाला जो इलाका है, फैजाबाद लखनऊ वाला, वो सभ्यता का एक नया मरकज बन गया है। और हम कह सकते हैं कि अवध राज्य का मतलब होता है जिसका वध ना किया जा सके, अवध। ठीक है, तो एक सांस्कृतिक लिहाज से अवध राज्य स्थापित हुआ, लेकिन इन्होंने 1803 में सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और उस अहदनामे में साइन करने के बाद अवध राज्य अंग्रेजों का एक मित्र राज्य बन गया है, एक अलायंस की भूमिका निभा रहा है। लेकिन 1856 में लॉर्ड डलहौजी की नीयत आपको पता ही है कि कैसे मिस एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर अवध राज्य को किसमें शामिल कर लिया? ब्रिटिश साम्राज्य में। तो ये जो 150 साल हैं अंग्रेजों की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज है, ये तो आपको देखनी ही पड़ेगी। साथ ही आपको एक और चीज समझनी है जिसका नाम है क्या? जिसका नाम है ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसी, अर्थात इनकी आर्थिक नीति। कौन कौन से आर्थिक बदलाव किए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लैंड रेवेन्यू पॉलिसी इनकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिसी थी। कैसे इनके द्वारा जो भी नीति चलाई गई थी, उन्होंने भारतीय मार्केट को पूरी तरीके से ध्वस्त करके रख दिया था। कॉटेज इंडस्ट्री यानी कि कुटीर उद्योग, ठीक है, बर्बाद कर दिया, हस्तशिल्प बर्बाद कर दिया। और किस तरीके से भारत में किसानों को जबरन ऐसी फसल उगवाई जाती थी जो कॉमर्शियल नेचर की होती थी, जिससे अंग्रेजों को ज़्यादा मुनाफा होता था। कपास, कोयला, ये सब लद के कहाँ पहुँच रहा है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में खुद तो होता नहीं है कुछ, सारा माल कहाँ से गया? इंडिया से। और इंग्लैंड बन गया एक रिच कंट्री, और जहाँ शुरुआत होती है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की, आपको पता होगा। तो ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पे लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी, ये तीनों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि ब्रिटिश की कौन कौन सी स्टेजेस थी इकोनॉमिक वाली, जिसके लिए मैं आपको बुक सजेस्ट करूंगा, B.L. ग्रोवर। इस बुक से आप अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसीज को आप काफ़ी गहराई से समझ सकते हैं। ठीक, दूसरी बात, 1857 की क्रांति के बारे में भी आप भली भांति परिचित होंगे। 1857 की क्रांति हुई ही इसीलिए इनकी इन पॉलिसीज की वजह से। ठीक है, ये अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की आंखें खुल गईं और उन्होंने शासन करने के नए तरीके खोजे और गवर्नर जनरल की पावर को कम कर दिया गया और भारत सरकार अधिनियम 1858 के बाद इनको वाइसरॉय कहा जाने लगा। और इस तरीके से हम कहते हैं कि आधुनिक भारत में एक नए युग की शुरुआत होती है जब वाइसरॉय बनता है। फिर भी 1885 हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ईयर होगा जब स्थापना होती है किसकी? इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके बारे में वीडियो में अलग से बनाऊंगा, इंडियन नेशनल मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हमने अब तक देखा कि किस तरीके से भारत में अंग्रेजों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया, कैसे एक एक करके सभी राज्यों को पराजित किया, किनको अपना मित्र बनाया
और कैसे अपने प्रतिद्वंदियों को अर्थात फ्रांसीसियों को भारत से बाहर का रास्ता दिखाया है। ये सारी बातें बड़ी जान लेनी जरूरी हैं। इसके अलावा इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तीसरा फैक्टर और बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा था उन दिनों सामाजिक रूप से, उसको हम कहते हैं रेनेसां, यानी कि पुनर्जागरण। ठीक है, पुनर्जागरण की शुरुआत मानी जाती है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, जब उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना करी। राजा राम मोहन रॉय का ब्रह्म समाज, दयानंद सरस्वती का आर्य समाज, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे समाज सुधारक। ठीक, मुस्लिम समाज में भी सर सईद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन चलाया गया, वो भी एक सुधारवादी आंदोलन था। स्वामी विवेकानंद के द्वारा रखे गए जो वेदांत को लेकर जो विचार थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना, उनके दिया गया वक्तव्य शिकागो में 1893 का, ये सारी ऐसी बातें हैं जिनकी बातों को सुनकर भारत का सोया हुआ समाज जाग रहा था। इनकी बातों को सुनकर उनको महसूस हो रहा था कि हम भी एक वैभवशाली युग के रहने वाले लोग हैं, हमारा भी एक ग्लोरियस पास्ट है जो हमको सुपीरियर वाली फीलिंग करवाता है। ये अंग्रेज लोग अपने आप को सुपीरियर किस आधार पे कह रहे हैं? क्योंकि ये साइंटिफिक हैं, इनके चमड़े का रंग गोरा है, इनकी हाइट 6 फीट है एवरेज, और ऐसे हम नहीं हैं, और हमारे अंदर इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स डाल दिया गया है। तो ऐसा नहीं था। इन लोगों ने जब बताया भारत के उपनिषद के बारे में, है ना, भारत के अध्यात्म के बारे में, वेदांत के बारे में, गो बैक टू वेदास, ये सुपीरियर फीलिंग करवा रही थी। तो लोगों में एक नई प्रकार की विचारधारा का जन्म हुआ, लोग उठ खड़े हुए, जागृत हुए, और इन जागृत लोगों को दिशा दिखानी जरूरी थी। और इन जागृत लोगों को दिशा किसने दिखाई? 1885 के बाद हम समझेंगे गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, रविन्द्रनाथ टैगोर की कविताएं, अरविंदो घोष की कविताएं, ठीक है, क्रांतिकारी विचारधारा, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, CR दास, इन सब के अपने विचार हैं जिन्होंने इन सोए हुए समाज को दिशा दिखाई और एक नेशनल मूवमेंट क्रिएट किया, और कैसे अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर भी किया। इसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि कैसे उसको पढ़ना है। तो आप लोग पहले पार्ट में 3 काम करेंगे। पहले तो आप पढ़ेंगे ब्रिटिश की पॉलिटिकल हिस्ट्री, साम्राज्यवादी नीति। दूसरा इंपॉर्टेंट है इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी। और तीसरा पढ़ेंगे आप पुनर्जागरण वाला काल, जिसमें कई सारे विचारकों ने भारतीय जनमानस को उनकी गहरी नींद से जगाया है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, और इसको आधार मानकर आप अपनी किताब से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको अब आपकी किताब समझ में आने लग जाएगी। बाकी आप कमेंट बॉक्स जहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न होता है डाल सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में दे सकता हूँ। तब तक के लिए बने रहिए, ऑल द बेस्ट, और पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय।